पॉलिटिक्स में जब भी एक्सट्रीमिज्म या अतिवाद की बात होती है तो एक सवाल जरूर उठता है। क्या लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अक्सर ये मान लिया जाता है कि दोनों बराबर के हिंसक होते हैं, पर क्या यह धारणा सच में फैक्ट्स पर आधारित है? आज हम इसी मुश्किल सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या जितने भी पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो सब हिंसा को लेकर एक जैसा सोचते हैं या एक जैसा बर्ताव करते हैं? चलिए जो बातें हम सुनते आए हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। आजकल के डिबेट्स में ये कंपैरिजन तो बहुत ही कॉमन है। एक तरफ एंटीफा जैसे लेफ्ट विंग ग्रुप्स का नाम आता है तो दूसरी तरफ प्राउड बॉयज जैसे राइट विंग ग्रुप्स का, और अक्सर इन दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया जाता है। पर सवाल वही है, क्या हिंसा के मामले में ये वाकई बराबर है? डेटा क्या कहता है? तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इस सफर को 4 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले हम सीधे नंबर्स देखेंगे कि डेटा क्या कहता है। उसके बाद हम 2 बहुत ही अलग केस स्टडीज को समझेंगे, एक अमेरिका के वेदरमैन की और दूसरी भारत के नक्सलियों की। और आखिर में इन सब सबूतों को जोड़कर देखेंगे कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो चलिए सीधे सबूतों पर आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्चर्स ने एक कमाल का अपनी तरह का पहला अध्ययन किया। इसमें उन्होंने लेफ्ट विंग, राइट विंग और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की हिंसा की सीधे सीधे तुलना की। और जो आंकड़े सामने आए वो एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, अमेरिका में 1948 से 2018 के बीच एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के हिंसक होने की संभावना थी 0.61। वहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के लिए यह आंकड़ा था 0.33, यानी लगभग दुगना फर्क। और एक दिलचस्प बात यह है कि राइट विंग और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स की हिंसा की संभावना लगभग बराबर निकली। तो ये तो हुई अमेरिका में हिंसा की संभावना की बात। लेकिन जब हम इन हमलों की गंभीरता को देखते हैं, मतलब कि इनसे दुनिया भर में कितनी जानें जाती हैं, तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। जब ग्लोबल डेटा को एनालाइज किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हमले कहीं ज्यादा जानलेवा होते हैं राइट विंग ग्रुप्स के हमलों के मुकाबले। इनमें मौतें होने की संभावना 131% ज्यादा होती है। सोचिए, 131%। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम फर्क है। और कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। उसी ग्लोबल स्टडी में यह भी पता चला कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स के हमलों में राइट विंग ग्रुप्स के मुकाबले मौतें होने की संभावना 45% कम थी। तो आंकड़े तो बिल्कुल साफ हैं। हिंसा की आदत और उसके जानलेवा होने के मामले में ये ग्रुप्स एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। अब इन आंकड़ों को जरा बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है द वेदर अंडरग्राउंड। इन्हें वेदरमैन के नाम से भी जाना जाता था। ये 1960s और 70s के दशक में अमेरिका का एक बहुत बड़ा लेफ्ट विंग ग्रुप था। शुरू में उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ थी और वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। जैसा कि उनकी एक लीडर बर्नार्डिन डॉन ने कहा था, क्रांतिकारी हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। वो मानते थे कि वियतनाम युद्ध और अमेरिकी साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा। और उनका इतिहास हिंसक घटनाओं से भरा पड़ा है। 1969 में उनके बनने और शिकागो के डेज ऑफ रेज दंगों से लेकर 1970 में अमेरिकी सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने तक उन्होंने यूएस कैपिटल और पेंटागन जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर भी बम धमाके किए। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 1970 में जब वो एक बम बना रहे थे तो गलती से एक धमाका हो गया और उनके ही 3 लोग मारे गए। इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। इसके बाद उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई। उन्होंने लोगों को टारगेट करने के बजाय सरकारी प्रॉपर्टी पर हमला करना शुरू किया, और वो भी अक्सर पहले से वार्निंग देकर, ताकि किसी की जान ना जाए। चलिए अब अमेरिका से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं और भारत में दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद के संघर्ष को देखते हैं। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक बिल्कुल अलग उदाहरण है, जहां सरकार के एक्शन ने पूरी कहानी ही बदल दी। तो ये जो नक्सलवाद है, जो माओ की विचारधारा से निकला है, वो दशकों तक भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहा, और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जमीन का ना होना, गरीबी और आदिवासी इलाकों में डेवलपमेंट की कमी। इनके काम करने का तरीका था सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी इमारतों पर हिंसक हमले करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बहुत तेजी से बदली है और नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? हुआ ये कि भारत सरकार ने एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई, जो सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं थी। हाँ,
सिक्योरिटी ऑपरेशंस तो थे ही, लेकिन साथ ही डेवलपमेंट पर भी पूरा जोर दिया गया। सड़कें बनी, स्कूल बने, कनेक्टिविटी बेहतर हुई और सबसे जरूरी बात, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे कानूनों से वहां के आदिवासी समुदायों को उनके हक वापस दिए गए। और इस स्ट्रैटेजी का असर देखिए, जमीन पर बिल्कुल साफ नजर आता है। ये चार्ट देखिए, 2010 के मुकाबले नक्सली हिंसा की घटनाओं में 81% की जबरदस्त कमी आई है। 81%। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे एक सोची समझी पॉलिसी एक्सट्रीमिज्म की जड़ों पर चोट कर सकती है। तो अब इन सारे आंकड़ों और दोनों केस स्टडीज को एक साथ रखकर देखते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। ये जो सबूत हमने देखे, ये हमें सुनी सुनाई बातों से आगे सोचने में मदद करते हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? पहली बात, डेटा साफ साफ बताता है कि सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक जैसे नहीं होते। अमेरिका में राइट विंग ग्रुप्स की तरफ से हिंसा की संभावना हमेशा से ज्यादा रही है, और पूरी दुनिया के लेवल पर देखें तो उनके हमले लेफ्ट विंग ग्रुप्स के हमलों से कहीं ज्यादा जानलेवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा है कि हमारी पॉलिसी और हमारी बातचीत बस एक मोटी मोटी धारणा पर नहीं, बल्कि असली फैक्ट्स और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के जो मेन रिसर्चर हैं, प्रोफेसर गैरी लैफ्री, वो इस बात को और भी साफ शब्दों में कहते हैं। उनके मुताबिक ये जो एक एंगल है कि एंटीफा भी उतना ही खतरनाक है जितना प्राउड बॉयज, वो मौजूदा डेटा के सामने बिल्कुल नहीं टिकता। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर डेटा हमारी पहले से बनी बनाई सोच को चुनौती दे रहा है, तो फिर हमारी अगली जिम्मेदारी क्या बनती है? शायद यही कि हम सबूतों पर आधारित एनालिसिस को स्वीकार करें और अपनी समझ को उसके हिसाब से बदलें, भले ही यह हमें थोड़ा असहज की ना लगे। इस पूरी पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।